इकोनॉमिक्स। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अपना DFCCIL का एक फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है और हम लोग अपनी पहले इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपना मार्केटिंग पे जाएंगे। ठीक है, हमने काफ़ी ज़्यादा अपने टॉपिक्स इसमें कवर भी कर लिया है। अब हमारी मतलब ऑलमोस्ट ये है कि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, हमने देखा था, हमने डिमांड एंड सप्लाई एंड सब कुछ जो भी कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स थे वो सब कुछ पढ़ा। और उसके बाद में फिर हमने अब आज जो हम लोग देखेंगे अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट होगा। ठीक है, उसके अंदर एक टोटल कर्व एंड ये सब भी आता है, तो ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बिना फालतू में पढ़ा हुआ फिर आप पढ़ो उसके नोट्स बनाओ, तो आप मतलब उस सारे टॉपिक को छोड़ दो। ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी हाँ, ये होगा कि मैं ना उस वाले क्वेश्चन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन से वो पता रहे कि अगर आ भी जाए पेपर में किसी भी तरीके से, तो फिर वो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करवा दूंगा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। ठीक है, पर्सनली स्पीकिंग ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है कि मार्केट के किस टाइप के टाइप्स होते हैं और मार्केट में जो हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट हैं या फॉर्म्स ऑफ जो मार्केट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कौन से मार्केट में किस तरीके से हमारी डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आता है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा एकदम रियलिस्टिक टॉपिक है, जो आपको पढ़ के भी मजा आएगा और आपको लगेगा भी कि आप भाई मज़ा आ गया आज तो, कि और आपको रियलिटी भी समझ में आएगी कि मार्केट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे, देखो 4 तरीके के मार्केट होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले होता है परफेक्ट मार्केट। ठीक है, फिर आता है मोनोपोली, आता है एक मोनोपोलिस्टिक होता है और एक ओलिगोपोली मार्केट होता है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितने भी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं या हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केट की जितने भी हमको पता है, वो अभी तक 4 ही तरीके के इकोनॉमिस्ट को पता है। ठीक है, और बाकी जैसे कुछ और भी आते हैं तो वो सब इन्हीं के अंडर में आ जाते हैं, जैसे डिओपोली होती है। ठीक है, तो वो सब ओलिगोपोली का एक पार्ट होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिकली जो हमारे इसमें मार्केट्स हैं वो सिर्फ 4 तरीके के हैं। ठीक है, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। देखो होता क्या है कि कंपटीशन सिर्फ 2 ही मार्केट्स में है। कंपटीशन सिर्फ 2 ही मार्केट्स में है, वो एक परफेक्ट कंपटीशन और एक दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, जो बाकी के जो 2 बचते हैं मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट्स हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखना कि कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 2 ही मार्केट में है, एक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोली और ओलिगोपोली में कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्लासेस में। अब आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारे कितने तरीके के मार्केट हैं और कंपटीशन किस में है और किस में नहीं है। ठीक, चलो अब आगे सबसे पहले एक मार्केट की डेफिनेशन देखते हैं। अच्छे लोगों ने डेफिनेशन दी। तो मार्केट मार्केट क्या कहता है? मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज है बाय विच पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स आर ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। देखो ये एक मार्केट है किस तरीके से, और ये एक मार्केट है क्या है कि जहाँ पे भी आप बायर एंड सेलर मीट कर जाएं किस चीज़ के लिए, अगर आपको कोई चीज़ की नीड है, ठीक है, और आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं और कोई सेलर है वो उस चीज़ को बेचना चाहता है, तो अगर आप दोनों किसी भी एक जगह पे पोटेंशियल आपके अंदर, क्योंकि पोटेंशियल है कि आप खरीदना चाहते हो वो बेचना चाहता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, तो आप दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे से मिल जाते हो। मतलब आप मार्केट में सब्जी लेने के लिए गए और आपको ठेला मिल गया, आपने ठेले से सामान खरीद लिया, तो आप क्या हुए, आप बायर हुए और वो क्या हुआ, वो सेलर हुआ। तो जब भी आप दोनों मिल गए तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को क्या नाम है अंजाम दिया, जो कि हमारा मार्केट कहलाता है। ठीक है, सेल एंड परचेस ऑफ कमोडिटी इसमें टेक प्लेस की है। कमोडिटी का मतलब होता है सामान, वस्तु। ठीक है, सिंपल जो मीनिंग है कमोडिटी का वो वस्तु है। हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको कमोडिटी यूज़ करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की कुछ अपनी टर्म्स होती हैं, और अब आप छोटे मोटे इकोनॉमिक्स तो हैं क्योंकि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स की टर्म से अवगत करवा दिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मार्केट होता है। फिर क्या कहता है, अ मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट। ठीक है, बायर और जो सेलर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं टू डिटरमाइन द प्राइस। ठीक है, इन दोनों की एक प्राइस डिटरमाइन होगा एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विस। ये प्रोफेसर सैमुअल्सन जो थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ बताई गई है कि मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे बायर्स एंड जो सेलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं और प्राइस लगाते हैं कि मतलब इसने बोला कि मैं 30 रुपये किलो दूंगा, इसने बोला नहीं भैया मैं 25 रुपये किलो हमें मिल रहा है, मैं 25 रुपये किलो खरीदूंगा, तो इसने बोला ठीक है आप 25 रुपये किलो लो। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या चलती है कि भैया ये जा रहा था सब्जी लेने के लिए, ये सब्जी लेने के लिए आया, ये था रास्ते में ठेला लगा के अपना मिल गया। ठीक है, इसने बोला कि भाई साहब आपको क्या लेना है, इसने बोला कि भाई साहब मुझे सब्जी लेनी है भिंडी मान लो। ठीक है, भिंडी तो इसने बोला 30 रुपये किलो, इसने बोला 30 रुपये किलो बहुत महंगी है, इसने बोला ठीक है चलो आपको कितनी चाहिए, इसने बोला मैं 1 किलो चाहिए, इसने बोला 1 किलो लोगे तो मैं आपको 25 की लगा दूंगा।
ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, देखो दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, दोनों के बीच में प्राइस का डिटरमाइन हुआ और दोनों के बीच में क्या हुआ, क्वांटिटी भी डिटरमाइन हुई जो भी कुछ इनको खरीदनी थी। समझ में आई चीजें, ठीक है। और यही मार्केट है। अब देखो मार्केट में फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे, एक होता है कमोडिटी होता है, ठीक है। कमोडिटी मतलब सामान, जो ये है सोना है या दाल चावल एनर्जी, हर चीज़ एक कमोडिटी है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, ठीक है। बायर्स एंड सेलर्स हुआ, ही इज़ अ सेलर एंड शी इज़ अ बायर, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब दोनों वार्तालाप करेंगे, ठीक है। एंड प्लेस एंड एरिया, ये एक प्लेस में ही स्पेसिफिक जगह पे मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक मार्केट की डेफिनेशन बता दी। अगर आपसे अब कोई मार्केट की डेफिनेशन पूछे तो मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज क्लास में वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक प्राइस डिटरमाइन करेंगे और एक क्वांटिटी को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं स्मगलिंग हो रही है वो सब मार्केट वगैरह नहीं है, क्योंकि आप उसमें क्वांटिटी वगैरह प्राइस डिटरमाइन नहीं करते, ठीक है। वो आपके ऊपर थोपा जाता है, वो सब मार्केट में नहीं आता। मार्केट में क्या होता है, बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, दोनों मिलेंगे, प्राइस को डिटरमाइन करेंगे कि हाँ भाई मैं इतने में खरीदने के लिए राजी हूँ और आप खरीदोगे, ठीक है। और उसके बाद में आप एक क्वांटिटी बताओ कि मैं इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा, ठीक है। बस यही चीज़ मार्केट है। अब देखो, अब हमने मार्केट की तो डेफिनेशन देख ली, अब हम आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, हमने पढ़ लिया कि मार्केट क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में देखो सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आपको बताया था कि दो हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है। एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर आता है हमारा मोनोपोली एक मार्केट आता है, फिर मोनोपोलिस्टिक आता है, फिर ओलिगोपोली आता है। देखो मैं आपको एक ऊपर से बताता हूँ क्या होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ना कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। ये मार्केट में कभी मिलती नहीं है कि रियल लाइफ में अगर आप देखने जाओगे ना, अगर आप कहोगे कि मैंने तो सर की क्लास में पढ़ा था कि ये थ्योरी है और मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं मार्केट में जाकर ढूंढता हूँ, तो आपको ये मार्केट कभी मिलेगा नहीं जिंदगी में, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लास में। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ना, ये एक सबसे मतलब एक ऐसा मार्केट है जिसकी कल्पना सिर्फ की जा सकती है कि ऐसा मार्केट होना चाहिए रियलिटी में, बट ऐसा होता नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एक मैनी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और जो सेलर्स जो है ना वो एक तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और सेलर है वो जो उसी बायर जो है वो उसी सेलर के प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। मैंने आपको बताया ना मार्केट की डेफिनेशन में कि मतलब बायर एंड सेलर क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। बायर सेलर से बोलेगा मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, सेलर बोलेगा मैं खरीद लूंगा, बट मार्केट में क्या होगा, पहले से ही प्राइस निर्धारित होगा, सिर्फ आपको उसी पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में सेलर्स हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल जो सेलर है वो मार्केट में अपने प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। समझ में आई चीज, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए अभी इतना समझो, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक सेलर है और मैनी नंबर ऑफ बायर्स हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब एक ही सेलर है तो वो क्या करेगा, वो अपना प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता था, ठीक है। मोनोपोली में वो डिटरमाइन कर देगा कि मैनी नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड एक ही सेलर है। कि जिस तरीके से क्या होता है ना कि बिजली आपको सरकार दे रही है, ठीक है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या आप उसका अपनी मर्जी से प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट ने 4 रुपये पर यूनिट अगर फिक्स कर दिया तो आपको 4 ही रुपये पे करना पड़ेगा। आप किसी ऐसा नहीं कहोगे ना कि मैं अपनी भाई बिजली खुद ही बना लूंगा, मैं अपने टाटा पावर से खरीदूंगा, रिलायंस से खरीदूंगा। नहीं, टाटा पावर रिलायंस से सरकार खरीदेगी और सरकार ही आपको देगी, और सरकार जो रेट निर्धारित करेगी आपको वही उसी पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ मोनोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत हद तक परफेक्ट कंपटीशन से मिलता है, लेकिन होता क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी वाले मार्केट में होती हैं हमारे, और वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जो आप मार्केट में अगर रियल में कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सामान खरीदते हो, आप परफेक्ट कंपटीशन में सामान नहीं खरीदते, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट ये कुछ हद तक परफेक्ट कंपटीशन से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुछ डिफरेंशिएट बायर कर सकता है, वो बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, मैनी नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और मैनी नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बट क्या होता है ना कि जो सेलर्स जो हैं वो एक यूनियन या एक अपनी कह सकते हो कि कार्टेल को फॉर्म करते हैं। कार्टेल का मतलब होता है कि एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, ठीक है, और आपको उसी से खरीदना पड़ेगा उस ग्रुप से ही। और वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक सा जो मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ मार्केट में। अब हम इनकी डेफिनेशंस में जाएंगे और देखेंगे कि किसमें क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। देयर आर मैनी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफाइंग द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। बट द मेन क्राइटेरिया क्या है, एक इंडिविजुअल सेलर कितना मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, बस यही मेन जो है क्राइटेरिया है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में यही फ़र्क है कि क्योंकि बायर्स हर जगह पे ही मैनी हैं। ठीक है, देखो आप पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बायर्स जो हैं वो हमेशा बहुतायत में रहेंगे, बट जो सेलर्स हैं सबका सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे देखते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक आइडियल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है वेयर ऑल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स हैव फुल एंड सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सभी मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स हैं उनके पास में क्या है, एक फुल और सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब सबके पास में एक जैसी इन्फॉर्मेशन है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। मतलब आप जो सामान को, अगर कोई भी सामान आपका दिल्ली में बनता है और आपको भारत के किसी और कोने में, जैसे कि आपको नॉर्थ ईस्ट में लेके जाना है, तो वहाँ पे जब आप सप्लाई करते हो तो कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, वेयर दे आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कॉम्पिटिंग विद वन अनदर। ठीक है, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन इज अ बेंचमार्क और आइडियल टाइप। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक आइडियल सिचुएशन है टू विच रियल लाइफ मार्केट स्ट्रक्चर्स कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, जिनके साथ में रियल लाइफ मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कंपेयर किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रियलिटी में क्यों नहीं हो सकता। देखो कभी भी ना आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आपके पास में हमेशा परफेक्ट नॉलेज होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की आपके पास में परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती। हालांकि आप किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब मान लिया कि आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, मतलब कि मान लो आप फ़ोन वगैरह का काम करते हो, तो आप फ़ोन लेने के लिए गए तो आपके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज फ़ोन की हो सकती है, बट आप वहीं कोई और प्रोडक्ट लेने जाते हो जैसे टीवी या एलसीडी लेने के लिए, बट उसकी आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी। और ये हो भी सकती, ये मतलब रियलिटी है कि कोई भी इंसान किसी भी एक चीज़ में या मान लो मल्टीपल चीज़ों में भी परफेक्ट हो सकता है, बट वो हर एक चीज़, दुनिया की ऐसी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ में परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपके पास में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले नहीं हो सकती। फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो इसमें कहता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी ही नहीं। भैया आप दिल्ली में प्रोडक्ट बनाओगे, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, मतलब यहाँ से 4 से 5 हज़ार किलोमीटर दूर भेजोगे, आपका ट्रक से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, प्लेन से जाएगा, किसी भी चीज़ से जाएगा, क्या आप ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है उसको नेग्लिजिबल या जीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन हालांकि ये कहता है कि आप उस हर यूनिट पे जाके एक यूनिट लगा दो, मतलब जहाँ कहीं भी आपको सेल करना है ना, वहाँ पे जाके एक छोटी छोटी यूनिट्स लगा दो, वहाँ पे सेल कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन फेल हो जाता है। फिर वो क्या कहते हैं कि कंज्यूमर एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करते हैं, कि मतलब कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है, वो बायर्स क्या करेगा, एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगा, मतलब काट भी कह सकता है वो, क्योंकि आपके पास में कंपटीशन ही इतना हाई है कि आप जो मार्केट में जो प्राइस जो डिटरमाइन है ना, आप उसी के हिसाब से चलोगे। ठीक है, वहीं पे कंज्यूमर भी वही करेगा। इसमें बार्गेनिंग पावर कंज्यूमर की क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन है और ये एक आइडियल टाइप की सिचुएशन है जो रियल लाइफ मार्केट में नहीं मिलती। ठीक है, इसमें दो चीज़ आती है, एक आता है प्योर कंपटीशन, एक आता है परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो क्या क्या है परफेक्ट कंपटीशन में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल सेलर इज अ प्राइस टेकर। मतलब इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो हम जब मंडी में जाते हैं ना तो आपको लग सकता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके बेच रहे होते हैं सामान। ठीक है, ये हमारे हैं सेलर्स और वहीं पे बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं खरीदने के लिए, तो ये हमारे हैं सेलर्स। बट ये कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट कि मतलब सारा का सारा जो प्रोडक्ट होगा ना वो एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे जो सेलर है उससे अलग है। बट रियल लाइफ में क्या पॉसिबल है, आप टीवी खरीदने के लिए गए, टीवी खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनीज टीवियाँ बना रही हैं। सोनी बना रही है, ठीक है, सैमसंग बनाती है, रियलमी बनाने लगी है आजकल, तो माइक्रोमैक्स ने भी बनाई अपनी टीवीज़। और मतलब कौन कौन सी कंपनीज नहीं है जो आजकल, मतलब मान लो आप 10 से 12 कंपनीज हैं जो टीवीज़ बना रही है मार्केट में। ठीक है, कुछ कंपनीज खत्म भी होंगी बनाते बनाते। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आप लेने के लिए जाते हैं तो आप सोनी की ही टीवी क्यों प्रीफर करोगे सैमसंग के ऊपर? दोनों एक जैसी हैं, बट आप कुछ ना कुछ तो उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना। हाँ, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन यही कहता है कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो सारा का सारा प्रोडक्ट डिट्टो एक जैसा होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है।
फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स का ये मतलब है कि कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में कुछ भी आती है, मतलब अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना चाहती है तो वो फ्रीली कर सकती है और फ्रीली एग्जिट कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ जाहिर सी बात है, ये चीज़ कर सकती है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। फिर परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको वही चीज़ बताई, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होना मतलब इम्पॉसिबल सा ही है एक तरीके से। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का आप दिल्ली में बनाओगे, आपको नॉर्थ ईस्ट में 4-5 हज़ार किलोमीटर भेजना है दूर, तो आपकी उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी तरीके का एडवर्टीजमेंट करते हो, ठीक है, तो उसकी एब्सेंस होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमेशा ही प्रोडक्ट के साथ में लग के आएगी, भले ही 1 रुपया 0.5 पैसा पड़े, बट लगेगी ही लगेगी, क्योंकि कंपनी खर्चा कर रही है। तो भाई कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी को तो मार्केट में कमाना है ना, तो कमाएगी कैसे, आप ही लोगों से निकालेगी। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। आप देखो एक और जो चीज़ होती है ना, याद करने वाली जो चीज़ है वो इसमें वो ये है कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें कंपनीज क्या करती हैं कि एक होता है लॉन्ग रन होता है, एक होता है शॉर्ट रन, ठीक है। इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का ये मतलब होता है कि जब लॉन्ग रन में कंपनीज आती है, एक आती है हमारे शॉर्ट रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या होता है ना कि कंपनीज हम सॉरी देखो, एक आता है हमारा शॉर्ट रन होता है, ठीक है, एक होता है हमारा लॉन्ग रन होता है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कंपनीज जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट कमाती हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन इसी तरीके से कहता है कि शॉर्ट रन में जो भी कोई कंपनी, क्योंकि देखो पहले एक कंपनी आई यहाँ पे, सबसे पहले इंडिया में क्या हुआ कि फ़ोन किसके आते थे, सबसे पहले नोकिया के फ़ोन आते थे ना इंडिया में, क्या पूरी वर्ल्ड में भी लगभग नोकिया मोटोरोला के फ़ोन चलते थे, ठीक है। हालांकि इंडिया में सिर्फ नोकिया लेके आया था अपना फ़ोन। तो जब ये नोकिया फ़ोन लेके आया तो जितनी भी इंडिया की 100 तब उस टाइम में मतलब 100 करोड़ पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो उसमें से 10 अगर मतलब 2 करोड़ लोगों ने भी फ़ोन खरीदा, तो उसने किसका खरीदा, सिर्फ और सिर्फ नोकिया का ही खरीदा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता था ना, इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, मतलब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। भाई सारा का सारा जितना भी आपका टारगेट ग्रुप है वो सारा का सारा आपके पास में ही खरीदने के लिए आ जाता है, तो आपको तो प्रॉफिट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है इस वाले केस में। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपकी कंपनीज, मतलब आप और लोग भी देखते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स ने देखा, मोटोरोला ने देखा, सैमसंग ने देखा और ये सोनी ने देखा, बहुत सारी कंपनीज थी जो फ़ोन बनाने लगी आजकल, ठीक है। उन्होंने देखा कि अरे इंडिया में तो इतना बड़ा मार्केट है और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंपनी बेच रही है, तो क्या करेगी, धड़ल्ले से आपके यहाँ पे कम से कम 20 से 25 कंपनी से एंटर कर जाती हैं। आज अगर आप फ़ोन की कंपनीज में देखोगे तो लगभग इंडिया में 20 कंपनीज होंगी हर हाल में, ठीक है। तो 20 कंपनीज और एंटर कर जाती हैं, और जब 20 कंपनीज एंटर कर जाती हैं तो यही जो पहले पूरे के पूरे टारगेट ग्रुप को एक ही कंपनी दे रही थी, अब ये टारगेट ग्रुप पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है कितनी कंपनीज में, 20 कंपनीज में। तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट क्या हुआ, गिर गया। तो जो हमको पहले जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो अब किस में चले जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में चले जाएगा, ठीक है। ये एक बात है, सिंपल सी बात है। अब आप बस इसको लिख लीजिए, पेपर में आएगा नहीं वैसे, लेकिन आप लिख लीजिए, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में कंपनीज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को गेन करेंगी, वहीं पे लॉन्ग रन में ये लोग नॉर्मल प्रॉफिट को करेंगे। वो क्यों, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक होता है मार्केटिंग में, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज किस तरीके से काम करता है। एंड देन फिर उसके बाद में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट घट जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं उसी को कंपटीशन देने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया, हमने परफेक्ट कंपटीशन को अपने समझा बहुत ज़्यादा इजी तरीके से। और देखो इसमें एक और चीज़ होती है ना कि कंपनी जो होती हैं अगर उनको लॉस हो गया, मानो कि कोई कंपनी है जो शॉर्ट रन में आई, मतलब स्टार्टिंग उसने बिजनेस किया, उसे यहाँ पे उसको लॉस हो गया, तो कंपनी यहाँ से बाहर निकल जाएगी, मतलब अपने यूनिट को बंद कर दी, क्योंकि कंपनी शॉर्ट रन में उसको लॉस को नहीं बियर कर सकती। और देखो इसमें क्या होता है ना कि कंपनी उतना ही लॉस बियर कर पाती हैं जितना कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर हो रही है, तो कंपनीज उस बिजनेस से एग्जिट कर जाती हैं। और ये एक इकोनॉमिक्स का फैक्ट है, ठीक है, कि फिक्स्ड कॉस्ट जब तक रिकवर होगी कंपनी तब तक ही बिजनेस में टिकेगी। अगर क्वेश्चन आता है कि कंपनी कब तक बिजनेस में टिकेगी या फिर कंपनी जो है परफेक्ट कंपटीशन में कब तक बिजनेस में रह सकती है, तो वो ये है जब तक उसका प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रहा है। जिस दिन वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना बंद कर देगा उस दिन कंपनी प्रॉफिट मार्केट से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो अब आता है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है कि एक सिंगल कंपनी, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को सामान बेच रही है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। परफेक्ट कंपटीशन का कोई रियल लाइफ एग्जांपल है नहीं, क्योंकि ये कोई रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट नहीं होती मार्केट में, ठीक है। तो इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल भी नहीं है। अब इसका एग्जांपल क्या है, रेलवे हो गया। भाई रेलवे आपने कभी ऐसे सुनी है कि कोई प्राइवेट कंपनी ने अपनी रेलवे लाइन बिछा दी,
ठीक है, ये रेलवे लाइन बिछा दी और आज इसके ऊपर अपनी ट्रेन भी दौड़ा दी, ऐसा नहीं होता ना। फिर पावर सप्लाई, कि आप टाटा कंपनी से चाहो कि टाटा पावर्स हैं, मतलब कंपनीज तो बहुत सारी बना रही हैं प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी को, बट आप खरीद किससे सकते हो? सिर्फ और सिर्फ सरकार से। वाटर सप्लाई, हमारे यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एमसीडी सप्लाई दे सकती है वाटर की, क्या और कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सरकार ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं सरकार की। तो यही होता है मोनोपोली में, क्या होता है ना कि आपको सरकार का जो प्राइस है, प्राइस कौन डिटर्म, आप देखो रेलवे है वो अपना प्राइस डिटरमाइन कर सकता है, क्या कोई कंपटीशन है इसमें? नहीं है। रेलवे ने अगर 15 रुपये की या 20 रुपये की, मानो आप 10 रुपये की प्लेटफॉर्म टिकट कर दी, तो उस प्लेटफॉर्म टिकट के ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, आपको लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। पावर सप्लाई के केस में सरकार ने 4 रुपये पर यूनिट अगर डिटरमाइन कर दिया कि 4 रुपये ही आपके ऊपर लगेगा, तो आप उसको अगर लेना चाहते हो तो लो, वरना बिजली मत यूज़ करो। सरकार को क्या पड़ रही है? सरकार कहेगी भैया लेनी तो लो, वरना काम करो अपना। ठीक है, देखो शीला दीक्षित का एक एग्जांपल देता हूँ। शीला दीक्षित जिस टाइम पे थी, दिल्ली में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हुई। ठीक है, तो उस समय पे क्या हुआ कि मीडिया वालों ने सवाल किया शीला दीक्षित से कि आप बिजली इतनी ज़्यादा महंगी दे रहे हो, लोग कैसे यूज़ करेंगे? तो शीला दीक्षित उनसे बोलती हैं कि भाई जो ले सकता है ले, और जो नहीं ले सकता वो नहीं ले। साफ सीधी सी बात थी। और उसके पास में कोई और चारा है क्या लेने का? नहीं, बिजली तो यूज़ करेगा। बट ये है कि लोग हाँ उस समय पे कम यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, वो सब अलग बात है। और उसी तरीके से वाटर सप्लाई का एग्जांपल है। अब देखो प्योर मोनोपोली क्या होता है? प्योर मोनोपोली इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। ठीक है, सिंगल सेलर है ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर विच देयर इज नो सब्सटीट्यूट्स। बिजली का कोई मार्केट में सब्सटीट्यूट नहीं है, रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, और वाटर सप्लाई का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होगा। दिस सिंगल सेलर इज अनअफेक्टेड बाय डज नॉट अफेक्ट द प्राइसेस एंड आउटपुट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बिजली में शीला दीक्षित जी ने बोल दिया था उस टाइम पे कि जो यूज़ कर सकता है करे, जो नहीं कर सकता वो नहीं करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मोनोपोली यही कहता है। अब देखो मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं। तो मोनोपोली के फीचर्स होते हैं वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पूरी दिल्ली को बिजली चाहिए, बट बेचेगा कौन? BSEAC। ठीक है, तो वन सेलर हो गया एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो गया। नो क्लोज सब्सिट्यूट्स, बिजली का कोई सब्सिट्यूट नहीं है मार्केट में। डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, बिजली आपको बनाने के लिए डिफिकल्टी, मतलब कि आपको गवर्नमेंट से ही क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेके ही आ सकते हो। वाटर सप्लाई आप लाइन बिछा के देखो किसी भी तरीके से, आप कह दो सरकार कि मैं एक मोहल्ले को दे रहा हूँ, मैं उससे टैक्स वसूलूंगा, सरकार आपको आने ही नहीं देगी, सरकार आपको कंपनी को बैन कर देगी। ये सरकार कहेगी ये किस तरीके का बिजनेस है भाई, ये क्या बात है, आप क्या कर रहे हो, ये तो हमारा काम है, आप क्यों कर सकते हो? भले ही आप सरकार से सस्ते रेट पे दो, बट सरकार आपको करने नहीं देगी, क्योंकि आप इसमें डिफिकल्टी है। मोनोपोली इज एन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का एक टाइप होता है, इंडस्ट्री और फर्म में ये डिफरेंस होता है कि फर्म एक इंडिविजुअल होती है, कि मतलब एक फर्म हो गई, एक किसी ने अपनी यूनिट लगाई। देखो ये एक है इलाका है, ठीक है, ये दिल्ली है पूरी की पूरी। ठीक है, आपने यहाँ पे यूनिट लगाई, यहाँ पे एक छोटी छोटी यूनिट्स लगाई, ये क्या है? ये फर्म्स हैं। बट यही जो फर्म्स हैं, ये एक टाइप्स ऑफ फर्म्स होगी ना, यही इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ जो फर्म्स होता है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। और यही प्राइस मेकर होता है। बिजली कंपनी अपनी मर्जी से प्राइसेस बनाएंगी, आप उसमें प्राइस और उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ मोनोपोली क्या होता है? कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसलिए बनाई जाती है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप बिजली पानी तो बना रहे हो फिर आप पानी को पैसे मतलब बहा दो बुरी तरीके से, तो सरकार आपको इसलिए पानी के बिजनेस में नहीं उतरने देगी। ठीक है, फिर पेटेंट राइट्स, कुछ ऐसी हमारी वाली कंपनीज होती हैं जैसे जो वो बनाती हैं, क्या कहते हैं, मेडिसिन बनाती हैं। ठीक है, उनके पास में कुछ पेटेंट्स होते हैं। तो वो जैसे जीरोक्स ने क्या किया था ना, जीरोक्स ने अपना पेटेंट लिया और 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ जीरोक्स ही कर रहा था अपना काम। जीरोक्स एक कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी करती है, लेकिन उसका क्या हुआ कि उसने मतलब बिजनेस अपना इस तरीके से बनाया कि लोग आज भी उसको जीरोक्स ही कहते हैं। फोटोकॉपी लोग भूल गए, लोग कहते हैं भाई जीरोक्स कर दो। जीरोक्स कुछ है नहीं, जीरोक्स एक कंपनी का नाम है रियलिटी में। तो उसने अपना पेटेंट राइट्स के इस तरीके से यूज़ किया कि लोग जीरोक्स ही यूज़ करें उसका नाम। ठीक है, फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल हो गया, लीगल बैरियर्स हो गए, कुछ हमारे कार्टल्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, कार्टल्स में आपको ओलिगोपोली में बताऊंगा। अब देखो टाइप्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में होता है, एक होती है सिंपल मोनोपोली, एक होती है हमारी डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। तो सिंगल मोनोपोली में क्या होता है ना, सिंगल मोनोपोली में होता है कि मतलब एक ही प्राइस को रख दिया गया, कि मतलब जो बनाने वाली जो कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम एग्जांपल लें तो देखो मैं आपको बताता हूँ सिंगल प्राइस में क्या होता है। कि जैसे एक कोई कंपनी है और डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली में, ठीक है, बताता हूँ। तो देखो क्या है, एक कोई कंपनी है, ठीक है, ये कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कि प्राइस जो है वो सेम है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, तो वो लोग क्या करती हैं, वो लोग प्राइस को क्या करती हैं, सेम रखती हैं, चाहे फिर वो इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो,
मतलब चाहे वो हॉस्पिटल के लिए यूज़ हो, फार्मास्यूटिकल की तो इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स हो गई, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए यूज़ हो या फिर आप अपने इंडिविजुअल घर के लिए खरीद के लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसका जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, प्राइस लेवल जो क्या रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं करेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं करेगा। बट वहीं पे अगर हम केस लेते हैं डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली का, तो डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली में क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है। किस तरीके से, आपने मतलब कभी ऐसी कोई लैंड ली है जो इंडस्ट्रियल जगह पे हो, हम लोगों में से तो नहीं ली होगी, और एक घर होता है, ठीक है, तो दोनों का जो रेट होता है ना वो अलग अलग होता है। आपको घर में जो दिल्ली में वो 4 रुपये पड़ती हो, इंडस्ट्रीज़ को वही रेट बिजली 10 रुपये पर यूनिट पड़ती है, ठीक है। यही है क्या, डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, कि आपके पास में राइट तो है मोनोपोली का, बट आप क्या करते हो ना, इंडस्ट्रीज को उसको 10 रुपये की देते हो और वहीं पे अपने लोगों को मतलब इंडिविजुअल को 4 रुपये की देते हो, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली है। और देखो इसमें क्या होता है, शॉर्ट रन में जो है हमारे मोनोपोली का वो क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है, और लॉन्ग रन में भी इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों, बिजली कंपनी से अगर आज यहाँ पे कमा रही है, कोई और कंपनी आ ही नहीं सकती, तो शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में तो यही सप्लाई करेगी, और इसको अगर प्रॉफिट हुआ है तो यही प्रॉफिट आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है मोनोपोली में कि अगर इसको लॉस हो गया ना तो ये चाहेगी कि इसे एग्जिट कर जाए, बट ये एग्जिट इजीली नहीं कर सकती इसमें से, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, बट मोनोपोली में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी और रेस्ट्रिक्टेड ही एग्जिट करेगी कंपनीज, ठीक है। तो जो कोई भी कंपनी इसमें क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में क्या कमाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एक और चीज़ आती है टाइप्स ऑफ मोनोपोली में, उसमें आता है डेड वेट लॉस, ठीक है। तो अगर आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं कि डेड वेट लॉस किस मोनोपोली किस मार्केट से रिलेटेड है, तो हमारा क्या होगा, उसमें मोनोपोली होगा, ठीक है। लिख लीजिए आप, ये मैं इसमें लिखना भूल गया, मुझे याद आ गया अभी। तो डेड वेट लॉस का क्या मतलब होता है, डेड वेट लॉस का ये मतलब होता है कि क्योंकि देखो मोनोपोली में जो मार्केट होता है वो अपने हिसाब से चलाती हैं कंपनीज, ठीक है, यही प्राइस का निर्धारण करेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, प्राइस मेकर्स होती हैं कंपनीज, कहाँ गया, प्राइस मेकर होती है कंपनी, वहीं पे उसमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है, कंपनीज प्राइस टेकर होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो प्राइस मेकर है ना, तो क्या करते हैं कंपनीज अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाती है, तो जब अपने हिसाब से बनाती है अपने हिसाब से ही प्राइस को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तो जब ये डिटरमाइन भी करती है और फिर उसके बाद में क्या करती है कि मतलब उतना ही आउटपुट बनाएगी कि इसका जो प्राइस है वो उसको प्रॉफिट दे, ये आउटपुट को मतलब डिमांड को हमेशा उतनी सप्लाई देगी ही नहीं कि मार्केट में एक्सेस डिमांड हो। तो जब एक्सेस डिमांड नहीं होगी तो ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेगी, और जब ये अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेगी तो यही हमारे सोसाइटी को या फिर हमारी जो सोशल जो है लोग जो है हमारी सोसाइटी है उसको लॉस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेड वेट लॉस कहते हैं। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी ही मोनोपोली है, ठीक है। अब हम देखो आगे आते हैं, तो हमारे पास मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये होता है कि एक काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बना रही हैं और सर्विस दे रही हैं, बट वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि कोई परफेक्ट कंपटीशन में कि मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट बना दिया, इतना एक जैसा प्रोडक्ट है कि आप जब एक से हटोगे तो आप दूसरे पे चले जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है कि आपके पास में सोनी का अगर आप टीवी लेने के लिए गए और आपको सैमसंग का पसंद आया तो दोनों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा ना। पहले मेरे पास में सैमसंग का टीवी था, फिर जब मैं LCD लेने के लिए गया कुछ सालों बाद तो फिर मैंने देखा कि भैया मैं सोनी का टीवी लूँगा क्योंकि सोनी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या वो दोनों एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थे? नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस थे। सैमसंग में आपके यहाँ पे कुछ कलर मतलब कि उनके पास टेक्नोलॉजीज अलग है, ठीक है। सोनी वाले अपने कलर के लिए जो कलरिंग जो होती है ना टीवी में, मतलब पिक्चर की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो वही होता है। तो उसके लिए सैमसंग वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी, या फिर हम कहेंगे अगर रियलमी दे रही है, माइक्रोमैक्स टीवी दे रही है, तो वो लोग इतनी अच्छी क्वालिटी को नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो वो कंज्यूमर है वो इस चीज़ को समझता है कि मार्केट में मेरे पास एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, मतलब एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके में रहती हैं। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैरेक्टराइज एन इंडस्ट्री इन विच मैनी फर्म्स ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट आर सिमिलर बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। एक दूसरे तो होंगे, मतलब टीवी में LCD तो हर कोई दे रहा होगा, बट वो LCD में जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी सबकी, ठीक है। 10 तरीके की कंपनीज हैं तो 10 की 10 कंपनीज कुछ कुछ अपनी एक अलग अलग कंपटीशन में देंगी, ठीक है। द मॉडल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्क्राइब्स अ कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फर्म्स ऑफ मैनी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। 20 तरीके की कंपनीज फ़ोन बना रही हैं, 20 तरीके की कंपनीज LCD बना रही हैं, ठीक है। और बट ईच वन सेल्स अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट,
ठीक है, समझ में आया मोनोपोलिस्टिक क्यों अलग है मोनोपोली में, और मोनोपोलिस्टिक ही कंपटीशन है जो मार्केट में रियलिटी में काम करता है। आपको समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया ना कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या फ़र्क है। ठीक है आपको, हाँ हालांकि दोनों एक जैसे लग सकते हैं बट दोनों में बहुत गहरा फर्क है। अब क्यों, आगे और देखते हैं। Many small businesses operate under conditions of monopolistic competition, including independently owned and operated high street stores and restaurants। ठीक है, रेस्टोरेंट्स की भी यही बात होती है। आप क्या नाम है, जो हमारे हैं जो वहाँ पे है, क्या नाम है, पुरानी दिल्ली है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोले भटूरे की दुकानें हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ अपनी एक अलग अलग है। क्यों, क्योंकि उनकी क्वालिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे भी काम कर सकते हैं बट उनकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ स्लाइटली डिफरेंट होगा, जिससे कि आप उनको इजीली अलग अलग कर सकते हो। इन द केसेस ऑफ रेस्टोरेंट्स ईच वन ऑफर समथिंग डिफरेंट एंड पोसेस एन एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस बट ऑल आर इसेंशियली कॉम्पिटिंग फॉर सेम कस्टमर्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, मतलब एक सुंदर सी डेफिनेशन है कि सबके सब एक ही छोले भटूरे के मार्केट में, छोले भटूरे के ही लोगों के लिए सब मार्केट में कंपटीशन हो रहा है, बट सब में क्या है, मेरा मसाला अलग है, मेरा भटूरा पनीर वाला है, मेरा इस तरीके का, मेरा उस तरीके का, सब एक दूसरे से इसी में कंपटीशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होगा। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ, जो कि परफेक्ट कंपटीशन में मतलब नहीं हो रही थी। ठीक है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, या मेरे इसके मसाले ऐसे हैं, मेरे उसके मसाले ऐसे, मेरे छोले भटूरे खाओ, पनीर वाले खाओ, इस तरीके के खाओ, उस तरीके के खाओ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगी। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूँ। सब्जी मंडी की फोटो है, जब आप सब्जी मंडी में अगर अपनी मम्मी के साथ में गए होगे तो वहाँ पे 100 तरीके के लोग बैठे होते हैं। ठीक है, हर तरीके का अपना अपना एक स्टॉल रहता है, जैसे ये स्टॉल हो गया, ये स्टॉल हो गया, ये स्टॉल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो ना, इसकी भिंडी देखी आपने, इसकी भिंडी देखी, इसकी भिंडी देखी, इसकी भिंडी देखी, इसकी, हर किसी की भिंडी में भले ही प्राइस एक जैसा हो, लेकिन हर किसी की भिंडी में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा। कि मतलब किसी की ताज़ी होगी, किसी की मोटी होगी, किसी की क्या होता है, भिंडी ज़्यादातर वाली प्रीफर की जाती है जो छोटी होती हैं। ठीक है, तो किसी की बड़ी वाली होंगी जो पकी हुई होंगी तो लोग उनको नहीं खरीदेंगे, किसी की ताज़ी होंगी, आज ही लेके आया मंडी से, किसी की थोड़े दिन पुरानी होंगी, तो आपको क्या लगेगा ना, देखो है तो सब भिंडी, प्रोडक्ट तो एक ही है, बट क्या है, उनमें आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया आपने मार्केट में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं मार्केट में, मंडी में सिर्फ आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो बेच खरीदने के लिए गए हो, आपके साथ में आपकी पूरी की पूरी कॉलोनी गई है। इसका मतलब 100 बायर्स हैं तो लगभग 200 सेलर्स, 200 अगर 100 सेलर्स हैं तो लगभग 200 बायर्स भी हैं मार्केट में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो गया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में भिंडी की अलग अलग क्वालिटीज़ आपको पता है। ठीक है, हालांकि प्रोडक्ट तो एक ही है, बट क्या है कि मार्केट में भिंडी की क्वालिटी सबकी अलग अलग है, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ ताज़ी हैं, कुछ बासी हैं, इस तरीके की। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, भाई मंडी में कोई भी जाके अपनी मंडी को लगा सकता है दुकान वाला। ठीक है, और जब उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। मोनोपोली तेरे उसके अंदर उसको कोई दबाव नहीं है कि आपको बिजली बेचनी है तो बेचनी ही है। सेलिंग कॉस्ट होगी। सेलिंग कॉस्ट क्या है इसमें कि आप एडवर्टीज मतलब कि कुछ ना कुछ वहाँ पे रखने का मंडी में वो एमसीडी को किराया देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। आप पूरी मंडी में ऐसा नहीं है ना कि 100 दुकानें तो आप 100 की 100 में जाके पता करेंगे, नहीं, आपको नहीं पता कि जो उस वाले कॉर्नर पे बैठा हुआ है वो कितने की दे रहा है, जो इस वाले कॉर्नर पे है वो कितने की दे रहा है। ठीक है, आप गए यहाँ से मार्केट में, मतलब आपने ईजी सा देखा कि यहाँ से घुसे, यहाँ पे 2 दुकान पे गए, 2 दुकान पे यहाँ पे गए, यहीं से रेट पता कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में कोई कॉर्नर पे बैठा था, हालांकि हो सकता है कि वो 20 रुपये में बेच रहा हो, जो यहाँ पे 25 रुपये में सामान मिल रहा है। ठीक है, तो आपके ऐसा परफेक्ट नॉलेज नहीं हुई। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कि ये तेजी से चिल्लाएगा कि भैया मेरी भिंडी ले लो, ये कहेगा मेरी भिंडी, ये कहेगा मेरी भिंडी, मेरी भिंडी, मेरी भिंडी, मेरी भिंडी, मतलब ये वाली ताजी है, वाली ताजी। आप मंडी में गए होगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वो कहेगा मेरी भिंडी ले लो, मेरी भिंडी ले लो, ये वाली ताजी है, वाली ताजी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में कहीं से भी सामान लेके आया तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होगा ही होगा। अब देखो इसमें क्या होता है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो शॉर्ट रन में क्या होता है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, यही प्रॉफिट जो होता है ये लॉन्ग टर्म में जाके नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, हालांकि लिख लो, पेपर में आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, बट आप लिख लीजिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हमारा कंपटीशन है उसमें प्रॉफिट जो होगा कंपनीज को कैसा होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब हम आते हैं अपने ओलिगोपोली मार्केट में, जो कि हमारा लास्ट 3 की मार्केट है। अगर मैं कहूँगा मार्केट्स में मेरा फेवरेट कौन सा है तो वो ओलिगोपोली मार्केट है।
ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन हम इसको बहुत छोटे में समझेंगे, मतलब इतना ही समझेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें ओलिगोपोली। देखो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है ना, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि कुछ नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट तो बेच नहीं है अपना अलग अलग, बट ये क्या करती है ना, एक ग्रुप बना लेती हैं। मतलब इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया और ये इसी ग्रुप, ये क्या करेगा, पूरा एक ग्रुप डील करेगा किसके साथ में, जो हमारे बायर्स हैं उनके साथ में, ठीक है। ये सेलर्स हैं, सेलर्स ने अपना एक ग्रुप बनाया जो बायर्स के साथ में क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। अब जब ये डील करेगा तो क्या करेगा ना, ये एक ग्रुप है पूरा, ठीक है। इसमें 100-200 जितनी भी इंडस्ट्रीज आ गई वो सब आ गई, इंडस्ट्री नहीं मतलब फर्म्स आ गई या कंट्रीज आ गई, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलके वो बनाएंगे, कंपटीशन देंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा रहा है कि ये सब के सब चेन बना के खड़े हुए हैं, मतलब जितने भी हैं आड़े तिरछे पौने नौटे, मतलब जिस तरीके के भी लोग हैं वो सारी की सारी एक चेन बना के खड़े हुए हैं, सारी की सारी कंपनीज की, मतलब हम सारी की सारी कंपनीज एक चेन बना लेंगी, चाहे हम छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग अपना जो प्राइस है उसको सेम रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ने भी प्राइस कम किया तो दूसरी जो कंपनी है वो उससे भी कम प्राइस में बेचेगी, और जब वो उससे भी कम प्राइस में बेचेगी, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में है, आपको अपने पास में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को, तो जब आप उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे, आप प्राइस में सबसे ज़्यादा वो दोगे, क्योंकि आपके पास में जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, ठीक है। आप पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है, जो रशिया से आएगा वो अलग होगा, जो सऊदी अरेबिया से आएगा वो अलग होगा? नहीं। जो ईरान से आएगा वो अलग होगा क्या? नहीं होगा। उसका जो काम है वो सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज, मान लो जैसे कि रशिया है, ठीक है, रशिया हालांकि ओपेक का मेंबर नहीं है, मैं ओपेक का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताता हूँ, जैसे वेनेजुएला हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, और कुछ और भी कंट्रीज हो गई, जैसे कतर हो गया, ठीक है। ये सब एक ओपेक एक वो है, क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है ओलिगोपोली का। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वियतनाम से जो आप ऑयल खरीदोगे, ठीक है, उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा जो आप सऊदी अरेबिया से खरीदोगे। तो आपको इसके लिए क्या करेगा ना, आप किसी भी कंट्री से खरीदने के लिए राजी हो, ठीक है, आप कहोगे भैया जो मुझे कम प्राइस में देगा मैं उसे खरीदूंगा। वेनेजुएला बोलेगा मैं 30 रुपये में दूंगा आपको, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ समझना नहीं कि 30 रुपये मिलता है, 30 का। पर सऊदी अरेबिया बोलेगा मैं 29 में दूंगा, यूएई बोल देगा मैं 28 में दूंगा, ठीक है। आप लास्ट में कतर के पास में जाते बोलते भैया मेरे को 28 में मिल रहा है, तू बता तू कितने में देगा, मैं तो उतने में खरीदूंगा। कतर बोलेगा मैं 25 में दूंगा, 25 में बोलेगा। वेनेजुएला बोल देगा भैया 25 में क्यों खरीदो, इधर आओ मैं आपको 24 में या 20 में दे दूंगा। सऊदी अरेबिया बोलेगा भैया 20 में क्या, मैं 19 में ले लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, प्राइस कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो इसी को खत्म करने के लिए ओलिगोपोली अपने आप को एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। समझाया कि ओलिगोपोली मार्केट क्यों होता है, ठीक है। ओलिगोपोली इज व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स कोलाइड ईदर एक्सप्लिसिटली और टैक्टिकली टू रेस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड और फिक्स प्राइसेस इन ऑर्डर टू अचीव नॉर्मल मार्केट रिटर्न्स, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये चीज़ कि ऐसा क्यों होता है ओलिगोपोली में। मतलब कि बहुत सारी कंपनीज या फिर छोटी छोटी फर्म्स एक साथ आ जाएंगी, किस लिए, कि ताकि उनको प्राइस कंपटीशन जो है वो हट जाए, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो डिट्टो एक जैसा है, मतलब उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली क्या होता है, फ्यू फर्म्स हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंस होती है। फिर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब एडवर्टीजमेंट प्राइस के लिए कि हम कम में देंगे, हम कम पे देंगे। बैरियर्स टू एंट्री एंड ऑफ फर्म्स है, किस तरीके से मैं बताऊंगा। अनसर्टेन डिमांड कर्व है, प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ ओलिगोपोली में ही होती है, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। और एक और चीज़ इसमें होती है कि इसमें किंक डिमांड कर्व बनता है, कुछ इस तरीके का इसमें डिमांड कर्व बनता है हमारा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, बस आप ये लिख लीजिए कि इसमें किंक शेप का डिमांड कर्व हमारा बनता है, कि मतलब इसमें स्लाइटली एक फॉल आ जाता है। देखो फ्यू फर्म्स का क्या मतलब है कि पेट्रोलियम सारी की सारी दुनिया में सब कंट्रीज़ के पास में नहीं है, कुछ ही गिनी चुनी कंट्रीज़ के पास में, ठीक है। तो फ्यू कंट्रीज ही इसमें एंटर कर सकती है। इंटरडिपेंडेंस कि मतलब ऐसा नहीं है ना कि ये देखो ओपेक का एक लगा हुआ है, रशिया है, ओपेक के ऊपर क्या कर रहा है वो आपको पता ही है कि मतलब पेट्रोलियम डाल रहा है। क्यों? क्योंकि इस रशिया के पास में भी अपना कुछ पेट्रोलियम है, जो कि ओपेक का आजकल ओपेक का जो इन्फ्लुएंस है मार्केट में वो भी कम हो गया, जो पहले काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंस रहता है, मतलब कि कतर इसके सऊदी अरेबिया के साथ में मिला रहेगा, ये लोग एक दूसरे के साथ में, मतलब एक ग्रुप है ना, क्योंकि इनका तो फॉर्मेशन का, तो ये लोग प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन नहीं हो, इसके लिए लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, डिपेंडेंसी रहती है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं लोग कि हमसे तेल खरीद लो, हमसे तेल खरीद लो, हमारे रिलेशन अच्छे हैं आपकी कंट्री के साथ में, तो ये सब कुछ हो सकता है। बट
प्राइस कंपटीशन ये लोग खत्म कर देते हैं कि मैं 20 रुपये का बेच दूँ, मैं 19 का बेच दूँ, वो सब खत्म कर देंगे। बैरियर्स ऑफ एंट्री, देखो ओपेक में अगर आपको ऑयल बेचना है तो आपको ओपेक का मेंबर होना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, अनसर्टेन डिमांड कर्व है जो कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्राइस रिजिडिटी होती है इसमें, क्योंकि कुछ भी अगर एक कोई भी फॉल करता है ना तो दूसरी कंपनीज उसके साथ में फॉल करने लग जाती हैं। ठीक है, अब देखो अभी कार्टेल फॉर्मेशन देखो किस तरीके से हुआ। तो मार्केट में ना दो कार्टेल्स आए अभी तक जो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक था हमारा ओपेक और एक था हमारा सीपेक। तो ओपेक जो है जो सबसे ज़्यादा चला और ये मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि आप इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। वहीं पे जो हमारा सीपेक था वो क्या हुआ, मार्केट में एक तरीके से फ्लॉप शो कर गया। क्यों? क्योंकि ओपेक में जो था इसमें लगभग इन्होंने 70% ऑयल कंट्रीज जो थी वो एक साथ आ गई। ठीक है, 70% ऑयल कंपनी से एक साथ आ गई। वहीं पे सी पैक में सिर्फ और सिर्फ 30% ही कंपनी से एक साथ आई। अब देखो अब 70% एक साथ कंपनी से आ गई। आगे जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, ठीक है, इसको तेल की बहुत ज़्यादा नीड है। अब ये छोटी छोटी कंपनीज के साथ में जाएगा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होते हैं ना कि मतलब यहाँ से खरीदा, यहाँ से खरीदा, यहाँ से खरीदा। भाई दुनिया तो इतनी बड़ी है, ठीक है, आप कुछ यहाँ से, इंडिया यहाँ पे मान लो, एक मिनट आपको बताता हूँ अच्छे से। ऊपर जाके बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड है। देखो जैसे क्या है कि जैसे ये पूरी एक दुनिया हो गई, ठीक है, पूरा वर्ल्ड हो गया। इंडिया की एक यहाँ पे है, ठीक है, कुछ कंट्रीज के में ऑयल यहाँ पे है, कुछ कंट्रीज के में 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 यहाँ पे, और ये कि रशिया के पास में यहाँ पे भी है। यहाँ पे यूएस ने अपने सबसे बड़ा रिजर्व करके, ठीक है। अब इंडिया को ऑयल चाहिए, इंडिया क्या चाहेगा ना कि इंडिया चाहेगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें क्या रहेगा, एकदम लो रहेगा। वहीं पे अगर ये ओपेक का मेंबर है तो इसको किससे खरीदना पड़ेगा, ओपेक से ही खरीदना पड़ेगा। और ओपेक में 70% आपका वर्ल्ड का पेट्रोलियम आ गया, ठीक है। जब पेट्रोलियम 70% आ गया तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं 30% जो बहुत दूर दराज के इलाके, मतलब यूएस है, रशिया है, ठीक है। अब जब इनसे लेके आते हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इंडिया क्या कहेगा, यार मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई तेल खरीदना है, आप मुझे यहाँ पे 10 रुपये कम दोगे ना तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे घाटा ही हो रहा है, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ओपेक बहुत ज़्यादा मार्केट में और सबसे वो हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और क्यों? क्योंकि ओपेक का कोई अपना एक सब्सिट्यूट नहीं था, ठीक है। फिर वहीं से सीपैक क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसमें 30% ही कंट्रीज आई थी जिनके पास में कॉपर का रिजर्व था, ठीक है। तो अब इसका सब्सिट्यूट्स भी एक, देखो आप ऑयल के बदले में आज तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, बट किसी टाइम पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों वगैरह कुछ नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे ना, कोई सब्सिट्यूट नहीं था, ठीक है। वहीं पे सीपैक में क्या हुआ ना कि इसमें एक सब्सिट्यूट था, ठीक है। लोग कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं। कॉपर आप महंगा दोगे, भैया हम नहीं खरीदते, जाओ यहाँ से, हम तो एल्यूमिनियम से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये था, तो इस वजह से सीपैक जो था मार्केट में क्या हो गया, फेल कर गया। ओपेक जो था वो क्या कर गया, पास कर गया या फिर सक्सेसफुल कर गया, ठीक है। ओलिगोपॉली का ये एक पार्ट होता है क्या, डियोपॉली। डियोपॉली जो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, क्या एयरटेल एंड जियो डियोपॉली है, स्विगी एंड जोमेटो डियोपॉली है। ये सब जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज थी उनको खा गए क्या, मतलब उनको बंद कर दिया। और कितनी कंपनीज हैं, सिर्फ 2 हैं। अब ये 2 ही मिलकर प्राइस को डिटरमाइन कर लेंगे। स्विगी ने अगर प्राइस ड्रॉप किया तो जोमेटो को प्राइस ड्रॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग स्विगी से ऑर्डर करने लग जाएंगे। परफेक्ट सब्सिट्यूट है भाई, जो स्विगी दे रहा है वही जोमेटो दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो मैंने क्या किया है, एक पूरा एक मतलब कि वो क्या है, कंपेरेटिव सबका वो क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरीके से। बेसिस है नंबर ऑफ सेलर, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। वहीं पे मोनोपोलिस्ट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में 1 सेलर ओनली, ठीक है, एक ही कंपनी आएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की एक ही कंपनी आपको दे रही है ना, BSES। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स पर क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, होमोजीनियस होगा, एक ही प्रोडक्ट है। ओलिगोपोली मैंने बताया आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पेट्रोलियम में आप खरीद नहीं सकते ना, कह नहीं सकते कि वेनेजुएला का वो अलग है, पेट्रोलियम अलग है, मेरे यहाँ का पेट्रोलियम अलग है, ठीक है। एंट्री कैसी होगी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है इसमें मोनोपोलिस्टिक में। वहीं पे मोनोपोली में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है कि आप बिजली की कंपनी बनाने आए हो तो आपको बनानी ही पड़ेगी, भले ही आपको पता है कि बिजली की कंपनी कितने भी ज़्यादा लॉस दे, बट आप उससे रेस्ट्रिक्ट मतलब बाहर नहीं निकल सकते। गवर्नमेंट आपको जाने ही नहीं देगी, गवर्नमेंट कहेगी बनाओ बनाओ, ठीक है।
फिर उसके बाद में आता है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में रेस्ट्रिक्टेड मार्केट होता है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ग्रुप फॉर्म होगा और उसकी कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो फॉलो करके ही जा सकते हैं। डिमांड कर्व क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, मतलब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो कि आप तुरंत ही दूसरे पे मूव कर जाओगे। ठीक है, इलास्टिक में क्या होगा कि अगर आपके पास में मिला तो आप मतलब थोड़ा सोचोगे कि हाँ ठीक है, मतलब मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ है इन इलास्टिक, अनडिफाइंड और परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है। इन इलास्टिक होगा कि आपको बिजली खरीदनी है तो खरीदनी ही पड़ेगी, भले ही उसका रेट कितना भी रहे। ठीक है, जो हमने इस तरीके का एक बनाया था। ठीक है, ये हुआ। फिर सेलिंग कॉस्ट रहेगी, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में बताया था आपको सेलिंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत ज़्यादा लो रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सेलिंग कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स प्राइस आपको कॉम्पिटिटिव में करने में कम कर देंगे। ठीक है, इसमें लेकिन रहती है। ठीक है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें मोनोपोली में नहीं होगी। वेरी सिग्निफिकेंट रहेगी किसमें, ओलिगोपोली में। फिर डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, नो कंट्रोल, सबको सब मार्केट का जो है इक्विलिब्रियम जो है आपका, वही प्राइस को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल होगा किसमें, मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोली में फुली कंट्रोल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही सेलर है भाई, एक ही सेलर है तो वो अपनी मर्जी से प्राइस को डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन मॉडल। ठीक है, ओलिगोपोली का प्राइस कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कब कौन सी यूनिट किस तरीके से काम करेगी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। बहुत ज़्यादा मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तरीके से। अब देखो, चलो आगे कॉमर्स एक्सेस। ठीक है, हमने अपने पूरी क्लासेस को कवर किया और हमारा ऑलमोस्ट ऑल जो टॉपिक्स थे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स बचते हैं जो अभी हमको कंप्लीट करना है। उसमें कुछ नहीं, उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। और उसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि कुछ याद करना पड़े, बिल्कुल ही एकदम ईजी तरीके से आप याद कर सकते हो। याद क्या करोगे, मतलब आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इलास्टिसिटी वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यहाँ पे, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को बताइए कि किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को फ्री में कोर्स दे रहे हैं और बिल्कुल भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे। ओके, और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।